स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में। एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस पोर्टल पे और उपस्थित हैं आपके लिए एक नई सामग्री के साथ जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। शुरुआत करते हैं अपने उस रिवाइज्ड सेट के साथ जो मैं प्रत्येक संडे के बाद आपके लिए लेकर के उपस्थित होता हूं। मेरी कोशिश रहती है दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि मेरा एक ग्रुप संचालित हो रहा है जिसमें मैं प्रत्येक संडे अपने उन बच्चों का टेस्ट लेता हूं और उसके मटेरियल प्रोवाइड करने के बिहाफ पर मैं टेस्ट लेता हूं। मेरी कोशिश यह रहती है कि हमारे YouTube व्यूअर्स को भी वो सुविधाएं मिलें, कम से कम आपको रिवाइज्ड प्रैक्टिस सेट अवश्य प्राप्त हो जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले। उसी संदर्भ में हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और ये सारे प्रश्न उनसे संदर्भित हैं जो आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और आयोग के द्वारा इसी तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की परंपरा सदैव से आयोग में रही है। इसका जो सही जवाब है वह है 139वां सी, इसका सही जवाब है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी किया गया और रिपोर्ट में शामिल कुल 163 देशों में शांति के मामले में शीर्ष स्थान जहां आइसलैंड को मिला, वहीं दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र अफगानिस्तान को घोषित किया गया। भारत का इस शांति सूचकांक में 139वां स्थान है जो देश में शांति की चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा से संबंधित स्वयं योजना क्या है। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रारंभ से ही मैंने आपको बताया है कि मैं ऑप्शन पढ़ करके आपका समय लेता नहीं हूँ और इसके सीधे उत्तर पर आता हूँ, और यह जो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने से संबंधित। चौथा डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, स्वयं यानी कि स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए यूजीसी की यह एक पहल है। तो दूसरे का डी जो है वह सही जवाब होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न जो है वह कह रहा है कि विश्व की प्रमुख परमाणु त्रासदी 3 माइल दुर्घटना का संबंध किस देश से है। दोस्तों, परमाणु त्रासदी सदैव से ही इंसान के लिए, मानव के लिए घातक रही है। भारत में भी इस तरह की परमाणु त्रासदी तो नहीं हुई, लेकिन जो भोपाल गैस कांड या अभी कुछ दिन पहले जो आपका विशाखापट्टनम में जो दुर्घटना हुई थी वह बड़ी ही त्रासदीपूर्ण रही थी। वैसे विश्व में जो अन्य परमाणु त्रासदी हुए हैं उनमें आप चेरनोबिल का नाम विस्मृत नहीं कर सकते जो 1986 में यूक्रेन में हुआ था। फुकुशिमा दाइची जो जापान में 2011 में हुआ था, दोस्तों बड़ा ही दारुण था। जबकि आप जो जिस प्रश्न को जानना चाह रहे हैं, जिसका उत्तर आप जानना चाह रहे हैं, उसके संदर्भ में हम बता दें कि यूएसए के पेंसिल्वेनिया में 3 माइल आइलैंड पर यह परमाणु त्रासदी हुई थी 1978 में। तो USA is the right answer of this particular question. Now move to the question number 4, and that's related to our Indian history and culture. ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जो है एक अंग्रेज को जाता है, जेम्स प्रिंसेप, यानी कि डी जो है आपका सही जवाब हुआ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी के सर्वप्रथम वाचन का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है, जिन्होंने सर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोग से मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह पॉपुलेशन से रिलेटेड है। और उस प्रश्न की शुरुआत करने से पूर्व एक बात मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने पॉजिटिव कमेंट से हमें अवगत कराएं, जिससे हमें और अच्छा करने का मौका मिले, जिसमें हम उत्तरोत्तर सुधार कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभ से ही हमारी यह मंशा रही है कि आप जीके में बहुत अच्छा करें। मैं जानता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, आप उसमें अर्धरथी न होकर महारथी हैं। आप उसमें, मैंने कई बार कहा है कि आपने वो विशेष योग्यता हासिल की है जिसके वजह से आप इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, जिसके वजह से आप मेरा यह यूट्यूब पर आप यह मेरा प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आपकी जीके थोड़ी सी वीक हो सकती है, लेकिन उसको अगर सही दिशा मिले, अगर सही पैटर्न मिले, सही सोर्स ऑफ क्वेश्चन मिले, आप उसको पकड़ लेंगे और निश्चित तौर पर आप अनंतिम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अनंतिम सफलता से मेरा संबंध फाइनल सिलेक्शन से है दोस्तों। तो आपको इसके लिए थोड़ा सजग रहना होगा और हमको भी बूस्टअप करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, इसकी आशा हम आपसे करते हैं। तो हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ, जो मैंने बताया 5वां प्रश्न है। कि एक बात और मैं कहूँगा, अगर आपको कहीं भी किंचित किन्हीं कारणों से अगर लगता है कि आपका जीके थोड़ा सा कमज़ोर है, कभी भी ऐसा लगे दोस्तों, तो कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलवेज डिस्प्ले हो रहा है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनकी प्रोग्रेस चमत्कारिक है, मिरेकल है। तो हम आपसे ज़रूर एक बार कहेंगे कि अगर आपको कहीं भी लगे कि आपके जीके की वजह से आपको कहीं कोई परेशानी हो सकती है भविष्य में, तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपको मिलने वाली नहीं है। जिस तरह से आयोग की प्रक्रिया है, 4-4 साल लग जाते हैं दोस्तों। तो खैर, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं। सो फार सो गुड। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर पाई गई? नकारात्मक वृद्धि दर से हमारा संदर्भ है कि निगेटिव, यानी कि माइनस में किस ग्रोथ रेट कहाँ पर किस स्टेट में रहा। तो भारत का जो नागालैंड जो राज्य था, वहाँ पर 2011 का जो ग्रोथ था वह -0.58% था। नागालैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और ये 6 जो है वह आपका इंडियन पॉलिटी जो है। निम्नलिखित में से किस याचिका, रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हम आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है वह फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। 32 to 35 इज मैंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फंडामेंटल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। और इसमें जो है, जो इसको 32 आर्टिकल को हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और यहाँ जो परमादेश है, जिसे हम मैंडेमस कहते हैं, परमादेश जिसमें यह कहा गया है हम आदेश देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है वह करेंट अफेयर्स है। इनमें से किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नैक्स के लिए सम्मानित किया गया है। सो यू हैव टू रिमेंबर द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नैक्स। दिस बुक के लिए उनको यह प्राइज मिला है। पुरस्कार आने की परंपरा आयोग में रही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है समर्पित है कि दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर गर्त लगभग 10,972 मीटर की सतह तक पहुंची। तो हम बता दें इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, डॉक्टर कैथी शुलियान।
डॉक्टर कैथी शुलियान जो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने यह कारनामा किया है। वहां पर जा कर के इन्होंने चैलेंजर गर्त में करीब करीब 90 मिनट का समय वहां पर बिताया था और इस तरह से यह चमत्कार करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2019 में जारी कंप्यूटरों की सूची में सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर की मान्यता किसे मिली है, किसे घोषित किया गया है। तो हम आपको बता दें कि दुनिया में तीव्रतम सुपर कंप्यूटर के टॉप 500 सूची जो 18 नवंबर 2019 को जारी की गई, इस सूची में एक बार फिर अमेरिकी कंप्यूटर समिट दुनिया का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। जो दूसरा आप ऑप्शन देख रहे हैं Sierra is also a supercomputer and Sierra has second position। सुपर कंप्यूटर की सूची में Sierra को भी दूसरा स्थान है और इट्स ऑल्सो बिलोंग टू USA। और जो यहाँ पर सी ऑप्शन देख रहे हैं आप 93 2A, तो यह जो है चीन का सुपर कंप्यूटर है जिसे 5वां स्थान मिला। और इसमें एक नाम और आप देख रहे हैं प्रत्यूष। तो हम आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान बनाने वाले 2 भारतीय सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जिसे 57th रैंक मिली थी और मिहिर जिसे 100वां स्थान प्राप्त हुआ था। प्रत्यूष वर्तमान में भारत का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर है जो पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है इंडियन इकोनॉमी से है और यह भी एक ऐतिहासिक प्रश्न हो गया है जिसमें कह रहा है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में कितनी गिरावट हुई। तो यह एक ऐतिहासिक गिरावट हुई है दोस्तों। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद अप्रैल से जून तक जीडीपी ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट आई है, यानी कि डी इसका सही जवाब है। और यह इतनी ज़्यादा गिरावट है मित्रों कि हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि इसको रिकवर करने में 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि मेरा प्रयास होता है कि मैं आयोग के पाठ्यक्रम को अनुकरण करूं और मैं उसी को अनुकरण करता हूं और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप पाएंगे कि आपके करंट अफेयर्स में जो यूनिट फर्स्ट है उसमें एक पैराग्राफ ये भी है कि नए शोध से संबंधित चीज़ें भी आपसे पूछी जाएंगी। तो उसी नए शोध के साथ हम उपस्थित हैं और हमारा प्रयास है, शुरू से ही हमारा प्रयास है कि चीज़ों को आपको समझाते हुए बताया जाए जो आपके मनोमस्तिष्क जो आपके मानस पटल पर वह इस तरह से अंकित हो जाएं कि आपकी वो स्मृतियाँ चिर स्मृतियों में तब्दील हो जाएं और भविष्य में जब आप आयोग की परीक्षा दे रहे हों तो वहाँ पर हमारी बातें आपको याद आ जाएं और आप सही आंसर बना करके आएँ। तो उसी श्रृंखला में यह प्रश्न है, डीआरडीओ के किस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की सफल परीक्षण के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। तो इसका जो सही जवाब है जो मैंने बताया था, बताऊंगा मैं यहाँ पे, स्क्रैमजेट बी जो है इसका सही जवाब है। इस परीक्षण के बाद जो स्क्रैमजेट इंजन ऐसा व्हीकल है जो ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तेज़ी से रफ्तार देता है और इसको करने के बाद भारत चौथे स्थान पर आ गया है इस मामले में। और यह परीक्षण 7 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ दोस्तों। और कहाँ संपन्न हुआ यह भी हम आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज जो आइसलैंड है वहाँ पर यह संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है, आज पूरी दुनिया त्राहिमाम है जिस प्रश्न से, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यद्यपि राहत की सांस देने वाली बात तो ये है, लेकिन WHO बीच में अड़ंगा लगा दिया है और इसकी सत्यता पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बहरहाल प्रश्न आप देखें, दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को
आम जनता के लिए जारी कर दिया है। तो रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। तो रूस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। और यह प्रश्न जो है आपके यूनिट 3 से बिलोंग करता है। और यूनिट 3 में आपको जो सूचना प्रौद्योगिकी के इतिहास, तकनीकी एवं इतिहास की जो बात की गई है उससे यह प्रश्न संबंधित है। और इसमें एक डिफिनीशन दी हुई है कि इतिहास एक ऐसा पहलू है जिससे प्रश्न बनाना बड़ा ही मुश्किल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न का निर्माण किया है, मैंने बताया है आपसे ऑलरेडी कि हम अपने उन बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हम प्रश्न का निर्माण करते हैं और उनका टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस प्रश्न के साथ आपके बीच में भी उपस्थित हैं कि एक व्यक्ति या संस्थान से दूसरे व्यक्तियों या संस्थानों तक बात पहुँचाना सूचना कहलाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें हम आपको बता दें कि यह बात जो है, यह परिभाषा जो है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा दी गई है। यह जो डिफिनीशन है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न जो है वह भी आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी के इतिहास और उसी से संबंधित है, जिसमें कह रहा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस तरह के सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अंग हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस तरह के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अंग है। दोस्तों हम आपको बता दें, आपको इस तरह के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में बहुत तरह के आपको बेस मिलेंगे। आईसीटी के बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, जिसमें आपको एनालॉग मीडिया मिलेगा, जिसमें आपको डिजिटल मीडिया मिलेगा, जिसमें आपको तुल्यकालिक मीडिया मिलेगा और अतुल्यकालिक मीडिया मिलेगा। जिसमें यह जो प्रश्न आपका है वह अतुल्यकालिक मीडिया का है, जिसमें मुद्रित शिक्षण प्रणाली यानी कि प्रिंटेड एजुकेशनल मटेरियल्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जिसको हम अतुल्यकालिक मीडिया कहते हैं। डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और आपके पास कुछ कंप्यूटर से संबंधित टर्म आ गए हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे। बातचीत, चैटिंग के लिए कौन सी इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? तो इसका जवाब है गूगल टॉक। गूगल टॉक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर, क्रोम, ओपेरा, ये सारे जो है इंटरनेट ब्राउजर हैं, जबकि ड्रूपल जो है इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर? दोस्तों अब यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इसमें किस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े उसका यूज होता था उपकरण का? तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इस तरह के प्रयोग होते थे उपकरण। पहली पीढ़ी के जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका आकार सबसे अधिक होता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे। 17 का ए जो है वह सही जवाब होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम आपको बता दें कि इसे छाता कानून के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इसका उद्देश्य यह था कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में, उसके बाद जो बहुत सारे निर्णय लिए गए थे तो उनको सिक्योर करने के लिए, उनको कवर करने के लिए यह कानून बनाया गया था, जिसे अम्ब्रेला लॉ भी हम कहते हैं। 18 का ए जो है आपका सही जवाब है। दोस्तों एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें और हमसे जुड़ने के ज्वाइनिंग प्रोसीजर को जान लें, जिससे आपकी तैयारी निरंतर और निखरे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि दोस्तों सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको पूरे मनोयोग से लगना ही होगा। जीवन में आप एक चीज़ ध्यान रख लें कि आपको अपनी तैयारी अगर करनी है, जीवन में इतने बिजी रहिए
कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे अधिक दुखी रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हर हाल में लड़ना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? दोस्तों, अभिनव भारत समाज, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी हम जानते हैं, यंग इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, नारायण सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक गुप्त समाज था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। तो आप विनायक दामोदर सावरकर, जो अभिनव भारत समाज की स्थापना में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मैंने जैसा कि पहले भी एक प्रश्न आया था, उसमें बताया था कि आपका 12 से लेकर के 35 तक आपका फंडामेंटल राइट वर्णित है, और उसमें जो आर्टिकल नंबर 32 है उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जो है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। गंभीर मुद्रा संकट से जूझ रहे ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल की जगह किस नई मुद्रा को अपनाया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है तोमान, यह इसका सही जवाब होगा, क्योंकि गंभीर मुद्रास्फीति के संकट से गुजर रहे ईरान ने इस मुद्रा को रियाल को बदलने का निर्णय लिया, और इसकी संसद, ईरानी संसद जो मजलिस है, उसने विधेयक पारित करके तोमान को नई मुद्रा के रूप में अपना लिया। तोमान का जो मूल्य होगा वह 10,000 रियाल, जो ईरान की मौजूद मुद्रा थी, उसके बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी जो है वह कह रहा है कि किस देश की संसद ने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए चुन दिया है? तो हम आपको बता दें कि इस तरह का कार्य करने वाला जो देश है वह रूस है, जिसने वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार प्रदान कर दिया है। हम आपको एक बात और बता दें कि व्लादिमीर पुतिन 1999 से लेकर के लगातार सत्ता में हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तथा 2002 से 2008 और 2012 से वर्तमान तक राष्ट्रपति के पद पर हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और एक 22वां प्रश्न छूट गया था दोस्तों, वह मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रेक्जिट की बात इसमें करी जाएगी। 47 वर्षों तक यूरोपियन यूनियन में बने रहने के बाद कौन सा देश जनवरी 2020 को इससे अलग हो गया? तो हम आपको बता दें कि यह कार्य करने वाला जो देश है वह ब्रिटेन है। यहाँ पर एक टर्म यूज होगा ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का अर्थ है ब्रिटेन एग्जिट, यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना। तो इंग्लैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 22। अब हम बढ़ेंगे, चूँकि 23 मैंने पहले बता दिया था, तो हम बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। और 24वां प्रश्न जो कह रहा है वह यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक वर्ष में 3 बार संसदीय चुनाव होने के बावजूद भी वहाँ पर गठबंधन सरकार ही बन पाई, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई? तो दोस्तों, ऐसा होने वाला जो देश है वह इजराइल है।
इजराइल में एक वर्ष में 3 बार संसदीय चुनाव संपन्न हुए बावजूद इसके वहाँ पर स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिल सका और इसके वजह से लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतान्याहू को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनना पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ, और जो अगला प्रश्न है वह संबंधित है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो हम आपको बता दें कि पॉपुलेशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीनपीस द्वारा फरवरी 2020 को स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई और रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण का जो स्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 500% से भी ज़्यादा है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत का शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। लगे हाथ एक बात और जान लें कि दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली को आंका गया है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार गाजियाबाद आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे आगे और अब हम आपसे डिस्कशन करेंगे हम अपने कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित बातों के साथ, और उसकी जो शुरुआत करेंगे हम जिस प्रश्न के साथ, उसकी शुरुआत होगी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किस शहर में की गई थी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वे मैडम ब्लॉडवास्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट थे। लेकिन इसका एक ब्रांच 1886 में अड्यार मद्रास भारत में भी हुआ था, जिसकी प्रणेता जो है एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1898 में CHS सेंट्रल हिंदू कॉलेज विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। और उन्होंने आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह बेसेंट ने भारत में भी होम रूल की स्थापना करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है इनमें से कौन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में किसने यह कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म मानव की गरिमा को प्रतिपादित नहीं करता है। दोस्तों यह गौरवान्वित कार्य करने वाले जो थे वह सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद भी इसका सही जवाब होगा। विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में जो बातें कहीं वह मील का पत्थर साबित हुई और विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना उन्होंने वेलूर कोलकाता में 1896-97 में करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 28वें प्रश्न की तरफ, और वह प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना, कौन सी जो राइटिंग है राजा राम मोहन राय की नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी राइटिंग जो है वह राजा राम मोहन राय की नहीं है। तो इसमें 4 राइटिंग दी हुई है, हम आपको एक बार पुनः बता दें कि संवाद कॉमेडी, मिरातुल अखबार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये जो है तीनों रचनाएं राजा राम मोहन राय द्वारा रचित गई हैं, जबकि वेद भाष्य उनकी रचना नहीं है। क्योंकि राजा राम मोहन राय जैसा कि आपने सुना होगा या आप जानते होंगे, जिनको भारतीय समाज का देदीप्यमान नक्षत्र भी कहा गया है, जिनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने 1830 में प्रदान की थी और उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था उन्होंने, और भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, आधुनिक भारत का पिता, बहुत सारे नामों से उनको सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है किस मुस्लिम आंदोलन में आधुनिक वैज्ञानिक विचारों और इस्लाम का समन्वय कराने का प्रयास किया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस तरह का जो कार्य हुआ था वह अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन
के द्वारा हुआ था और इसके प्रणेता थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक विचारों और इस्लाम का समन्वय कराने के लिए उस पर एक टीका भी लिखा था। और उन्होंने एक ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी 1800, एंग्लो मुस्लिम स्कूल जो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, 1875 में करी थी, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। इसके बाद यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे रिवाइज टेस्ट की समाप्त हो जाएगी। आपको यह श्रृंखला कैसी लगी आप हमें अवश्य अवगत कराइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आपका पुनः एक बार स्वागत होगा। आप आगे बढ़ें, बहुत पढ़ें, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। अब सारे द्वार खुल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी हैं, अब चूकने की स्थिति नहीं है। अब मत चूको चौहान की स्थिति आ गई है, क्योंकि अब आपके कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। विज्ञापन यथाशीघ्र आने वाला है, जैसी सब पॉजिटिव बातें आजकल आ गई हैं। तो अब आप पूरी तरह से लग जाएं अपने इस तैयारी में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम आपको बता दें, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में दलित वर्गों को शिक्षित करने के लिए इस तरह के संगठन की बात उन्होंने की है। उनकी एक पुस्तक आप ध्यान रख लीजिएगा, गुलामगिरी, बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की मेरी रिवाइज सेट की श्रृंखला समाप्त होती है। आपका भविष्य सुनिश्चित हो, स्वर्णिम हो, इसी आशा के साथ हम आशा करेंगे अगले वीडियो में आपसे मुलाकात यथाशीघ्र हो। धन्यवाद।